सो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मैं एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है, तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स परमिशन लेके देखना। और सॉरी, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए टोपी पहनना पड़ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था खाना में। ठीक है, तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं पहले बता देता हूँ, एक दिन वीर का स्टोरी आता है, एक दिन डीमन कैचर का आता है। ठीक है, बारी बारी स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब वीर का जो स्टोरी है, मतलब उसका जो स्क्रिप्ट है तैयार करने में, मतलब बुक से ट्रांसलेट करने में, सब कुछ चेंज करने में, सब कुछ ठीक करने में, मतलब नाम चेंज करने में, सब कुछ करने में एक दिन लगता है। ठीक है, तो आज तैयार हो गया होगा और कल तक मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, आज कल में तैयार होता है स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ देख देख के। ठीक है, ट्रांसलेट करके नाम चेंज किया जाता है, सब कुछ किया जाता है बुक से देख के, फिर जाके होता है। ठीक है, और क्योंकि मैं फ्री रहता था एक दिन, इसलिए मैं डीमन का चक्कर डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, और क्योंकि वो स्टोरी वीर से जुड़ा हुआ है तो इसलिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सुनो जाके। शौर्य ने जैसे ही ये सब कहा कि वो रश्मि की आंखें ठीक कर सकता है, सभी लोग हैरान होकर शौर्य को ही देखने लगते हैं। तू कौन है बच्चे, और तू यहाँ कैसे आ गया? वो बड़े बुजुर्ग शौर्य को देखते हुए कहते हैं। शौर्य इससे पहले कि और भी कुछ कह पाता, बुजुर्ग और रश्मि के बगल में जो वैद्य खड़े थे वो शौर्य को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं। अच्छा, हम सब 3 सितारों वाले वैद्य हैं, और यहाँ तक कि हमारे हेड वो 4 सितारों वाले वैद्य हैं। अगर हम सब इसकी आंखों को ठीक नहीं कर पाए तो क्या सच में तुम ठीक कर सकते हो? वैसे भी हमें इसकी आंखों को ठीक करना आता है, बस हमें जो चाहिए वो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से हम राजकुमारी की आंखें ठीक नहीं कर सकते हैं, वरना अगर हमें सही चीज़ मिल जाए, सही दवाई मिल जाए, तो हम राजकुमारी रश्मि की आंखें अब भी ठीक करके दिखा सकते हैं। वो बूढ़ी वैद्य शौर्य को डांटते हुए कहती है, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा काबिल वैद्य हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा काबिल वैद्य हूँ। असल में मेरी बहन भी एक वैद्य है और उसके पास कुछ तरीके हैं जिससे मैं इसकी आंखें ठीक कर सकता हूँ। शौर्य रश्मि को देखते हुए कहता है। उसके बाद राजकुमार कार्तिक बुजुर्ग के कान में कुछ कहता है। अच्छा, तो तुम वही हो जिसके कारण वो बहरूपिया पकड़ा गया और मेरी बेटी के सर से वो खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल गया। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन वैद्य है ना, तो वो कितने सितारों वाली वैद्य है? वो बूढ़ा आदमी, मतलब वो बुजुर्ग शौर्य को देखते हुए कहता है, मेरी बहन है तो 2 सितारों वाली वैद्य, लेकिन वो आसानी से रश्मि की आंखें ठीक कर सकती है, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। शौर्य उस बुजुर्ग को देखते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम्हें दिया एक मौका। इतना कहकर वो बुजुर्ग रश्मि के बीच से हट जाता है, और इस वक्त शौर्य और रश्मि एक दूसरे के सामने सामने खड़े थे। क्या आप इसकी पट्टी उतार सकती हैं? शौर्य उस वैद्य को देखते हुए कहता है। वैद्य भी ऐसा ही करती है जैसा शौर्य कहता है। उसके बाद शौर्य उसकी आंखों को अच्छे से देखता है। उसके बाद शौर्य रश्मि को बिना छुए वैद्य को ही कहता है, क्या आप इसकी आंखें खोल के मुझे दिखा सकती हैं? शौर्य की इस बात को सुनने के बाद बुजुर्ग और उसका भाई थोड़ा हिचकने लगते हैं और वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों रश्मि की उस हालत को नहीं देखना चाहते थे। दूसरी तरफ शौर्य उसकी आंखों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, और शौर्य जो जो देख रहा था उस चीज़ों को नोट कर रहा था। ठीक है, मैं कल इसके लिए दवाई लेके आऊँगा, और हो सकेगा तो मैं शायद कल ही इसकी आंखें ठीक कर दूंगा। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद वो वैद्य शौर्य को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, मतलब एक दिन में तुम इसकी आंखें ठीक कर सकते हो? अगर हमें जरूरी जड़ी बूटियाँ मिल भी गई तो भी राजकुमारी की आंखों को ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। अब तुम कह रहे हो कि इसकी आंखें 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएंगी? वैद्य शौर्य को देखते हुए कहती है। तभी शौर्य को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। सुन बच्चे, अगर तू सिर्फ यहाँ नाटक करने आया है तो मैं अभी बोल दे रहा हूँ, यहाँ से चला जा, क्योंकि तुमने रश्मि की जान बचाई है, और रश्मि की जान जिसकी वजह से खतरे में थी उसे भी तुमने पकड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें इस बात के लिए जिंदा छोड़ दूंगा। वो बुजुर्ग शौर्य को देखते हुए कहता है। शौर्य बिना डरे पीछे मुड़ता है और फिर उस बुजुर्ग को देखने लगता है। मैं अच्छे से जानता हूँ आप कैसे हैं और आप मेरा क्या क्या हाल कर सकते हैं। आपसे मैंने कहा ना, कल या परसों मैं जब आऊँगा तो मेरे पास रश्मि के लिए दवाई होगी। शौर्य कॉन्फिडेंस के साथ उस बुजुर्ग को देखते हुए कहता है। शौर्य के उस कॉन्फिडेंस को देखने के बाद बुजुर्ग भी एक पल सोच में पड़ जाता है। कहीं ये सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उस बुजुर्ग के मन में इस वक्त यही सारे सवाल चल रहे थे। ठीक है, दिया तुझे एक मौका,
जाओ, तुम्हारे पास 2 दिन है। अगर तुमने रश्मि की आंखें ठीक कर दी तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बुजुर्ग की इस बात को सुनने के बाद शौर्य के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अगर शौर्य रश्मि की आंखें ठीक कर देगा तो शौर्य हमेशा के लिए यहाँ फ्री में रह सकता है। ना ही उसे बाहर जाना होगा, ना ही कुछ। शौर्य को जब जरूरत पड़ेगी शौर्य तभी बाहर जाया करेगा। शौर्य उसके बाद बुजुर्ग और कार्तिक को देखकर उसके सामने झुकता है और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले जाता है। शौर्य के जाते ही रश्मि भी वहाँ से आंसू टपकाते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक, अमन और वो बुजुर्ग एक वक्त एक ही रूम में थे। आपने उससे क्या वादा कर दिया है? अगर उसने गलती से भी रश्मि की आंखें ठीक कर दी तो कहीं वो रश्मि का हाथ तो नहीं मांग लेगा ना हमसे? कार्तिक की इस बात को सुनने के बाद वो बुजुर्ग आदमी हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ? मुझे बस अपनी रश्मि की आंखें ठीक करवानी है। उसके बाद वो लड़का मरता है या जीता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम दोनों मेरे बेटे हो, इसलिए तुम दोनों इतने समझदार तो हो ही कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। वो बुजुर्ग अमन और कार्तिक को देखते हुए कहता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़का रश्मि की आंखें ठीक कर सकता है। हमारे पास जो वैद्य है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और उन्हें बहुत कुछ आता है। वो न जाने हजारों जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक दवाई बनाते हैं, तो उसी हिसाब से तुम समझ जाओ कि उनके अंदर कितनी निपुणता है। और वो कल का आया लौंडा हमसे ये कहेगा कि वो रश्मि की आंखें ठीक कर सकता है और हम मान जाएंगे। मैंने उससे 2 दिन का समय दिया। अगर इन 2 दिनों में वो रश्मि की आंखें ठीक कर देता है तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों को पता ही है उसके साथ क्या करना है, क्योंकि ऐसा लड़का आगे जाके हमारे लिए खतरा बन सकता है। मतलब आगे जाके हो सकता है कि वो रश्मि को पाने की कोशिश करे, इसलिए हमें पहले से ही सबका रास्ता साफ करके रखना होगा। वो बुजुर्ग आदमी कार्तिक और अमन को देखते हुए कहता है, लेकिन पिताजी एक और परेशानी है। रश्मि की आंखें खराब हो गई जिसके कारण ये बात 2 सितारों वाले कबीले को पता चल गई है, मतलब भेड़िया कबीला, और वो जरूर रश्मि को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है कि आप भी जानते हैं कि भेड़िया कबीला का जो राजकुमार है, छोटा राजकुमार, उसकी नज़र हमेशा से ही रश्मि के ऊपर है। और क्योंकि हमारा कबीला बहुत ज़्यादा छोटा है जिसका कोई नाम तक नहीं है, इसलिए वो हर बार हम पे हावी हो जाते हैं। और तो और न जाने कितने बार उसने रश्मि के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भेड़िया कबीला वाले या आ रहे हैं। कार्तिक की इस बात को सुनने के बाद वो बुजुर्ग आदमी अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी खून की नदियाँ क्यों ना बढ़ जाए, हमें रश्मि को बचाना होगा। वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और ये उसे उसका नाम देता है। हाँ। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपने रूम में पहुंच गया था कि अब कभी भी धूप उग सकती थी और दिन हो सकता था। शौर्य अपने रूम में बैठा रहता है और अपने आप को टेलीपोर्ट करने वाला होता है। इतने ही में शौर्य कुछ नोटिस करता है। धूप की रोशनी चारों बगल फैल जाती है, लेकिन शौर्य अब भी वापस टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। ये क्या, मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ? शौर्य मन ही मन सोचता है। तभी शौर्य के दिमाग में एक और आइडिया आता है। शौर्य खिड़की के पास जाता है और देखता है जहाँ पर कोई नहीं था। शौर्य जल्दी से अपने हाथों को बाहर निकालता है और शौर्य के हाथ जैसे ही धूप को छूते हैं, शौर्य अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधे अपने रूम में आ जाता है। शौर्य जल्दी से अपने रूम को खोलता है जहाँ पर उसकी बहन शौर्य के लिए खाना रख रही थी और स्माइली फेस बनाकर वो कुछ बना रही थी ताकि वो शौर्य के लिए मैसेज छोड़ सके। दीदी। शौर्य जैसे ही ये कहता है उसकी बहन डर जाती है और अचानक से उसकी तरफ देखती है। अरे मेरा प्लान खराब कर दिया तुमने, इतनी सुबह आज कैसे उठ गए? शौर्य को इतनी जल्दी उठकर आता हुआ देखकर अनन्या थोड़ा बहुत शॉक्ड हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, देखो और ये खाना है, खा लेना। इतना क्या कर डॉक्टर अनन्या वहाँ से जाने लगती है। दीदी मुझे आपसे कुछ काम है। शौर्य अनन्या को देखते हुए कहता है, हाँ बोलो। अनन्या की इस बात को सुनने के बाद शौर्य अनन्या का हाथ पकड़ता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और शौर्य भी उसके ठीक सामने बैठ जाता है। असल में मतलब मुझे आपसे कुछ पूछना है, शौर्य अपनी बहन से कहता है। शौर्य की बात को सुनने के बाद उसकी बहन हाँ में अपना गर्दन हिलाती है ताकि शौर्य अपनी बात को आगे कंटिन्यू रख सके। देखिए अगर किसी की आंखों में जहर चले जाए और उसकी आंखें काम करना बंद कर दे तो उसे ठीक किया जा सकता है? शौर्य अपनी बहन से ये सवाल पूछता है। हाँ किया जा सकता है, क्यों? डॉक्टर अनन्या इतना कहकर ही अपनी जगह से उठती है और तेजी से शौर्य के पास आने लगती है। वो जल्दी से शौर्य की आंखों को जोर से खोलती है और उसके अंदर तक चेक करने लगती है। दीदी मेरी आंखों में कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे। शौर्य अपनी बहन को थोड़ा साइड करता है। देखिए मुझे बस इतना पूछना है
कि अगर किसी की आंखों में जहर चले जाए और वो देखना मतलब ना देख पाए तो उसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, और अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे? श्योर अपनी बहन से पूछता है तुम नैनोबॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आंखों में जाकर आंखों की जितनी भी नसें खराब हो गई हैं या फिर डैमेज हो गई या फिर कट गई हैं उन्हें ठीक कर देते हैं। और क्योंकि तुम जिसकी बात कर रहे हो उसकी आंखों में जहर चला गया तो उसकी आंखों में सूजन होगी ही होगी, और ऐसे में नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसलिए तुम्हें स्पंजी नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो आंखों के अंदर जाकर जहर की वजह से जो सूजन हुई है उससे कोई डैमेज ना पहुंचा सके। और क्योंकि वो स्पंजी बॉट्स होंगे तो वो जहर को भी अपने अंदर सोख लेंगे और अंदर में जो भी डैमेज होगा जैसे नस कटना, कुछ इंटरनल बिल्डिंग्स, वो सब उसे ठीक कर देंगे और करीब 3-4 घंटों में आंखें की रोशनी वापस आ जाएगी। डॉक्टर अनन्या श्योर को ये बात सब कहती है। श्योर बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगता है। अच्छा, ये नैनोबॉट्स कहाँ मिलेंगे? मतलब मुझे वो चाहिए अभी। श्योर अपनी बहन से कहता है मतलब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है श्योर, मतलब वो 2 स्टार या फिर 3 स्टार सिटीज़ में ही मिलते हैं। अपनी बहन की इस बात को सुनने के बाद श्योर अपनी जगह जमा रह जाता है और फिर अपने सीट पर बैठ जाता है, क्योंकि श्योर की बहन अनन्या जो चीज़ कह रही थी वो अभी के लिए नामुमकिन था। क्योंकि श्योर जिस सिटी में रहता है उस सिटी के चारों तरफ एक अजीब सी सील्ड की लेयर बनी हुई है, और अगर किसी को उसे क्रॉस करना है तो उसे फाइटर लेवल क्रॉस करना होता है, जो कि श्योर के लिए और उसकी बहन के लिए नामुमकिन है। लेकिन वहाँ पर अनलिमिटेड इन्फिनाइट जंगल दिया गया है जिसमें लोग एक्सप्लोर करके अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। लेकिन बस उन्हें अगर लेवल 2 की सिटी या फिर लेवल 3 की सिटी जाना है तो उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। एक तरीके से लेवल 1 की सिटी में क्लासिक और फाइटर लेवल रह सकते हैं, और कोई भी अगर फाइटर लेवल को क्रॉस करके और आगे जाता है तो उसे 2 स्टार सिटी भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने बराबरी वालों से मिलता है। और क्योंकि वो 2 स्टार सिटी चले जाएगा तो वहाँ के जंगल में भी जो म्यूटेंट बीस्ट होंगे वो उसके बराबर के ही होंगे। इससे बराबरी वाले को साथ रह रहकर ही लोग ताकतवर बनते हैं। इसी की वजह से श्योर अब श्योर हो चुका था कि श्योर की मौत पक्की है। तभी अनन्या अपने बैग से कुछ निकालती है और फिर श्योर को थमा देती है। ये लो, यही है स्पंजी नैनोबॉट्स। अपनी बहन की इस बात को सुनने के बाद श्योर के चेहरे पे हैरानी साफ झलकने लगती है। पर अभी तो आपने कहा था कि ये मतलब 2 स्टार 3 स्टार सिटी में मिलती है, तो ये आपको कहाँ से मिल गई? श्योर उस इंजेक्शन को लेकर उसे चारों बल चेक करता है। श्योर अच्छे से देख पा रहा था कि उस इंजेक्शन के अंदर एक अजीब सा येलो कलर का लिक्विड था, और इस येलो कलर के लिक्विड के अंदर श्योर अगर अच्छे से देखे तो उसे बहुत सारे नैनोबॉट्स दिख रहे थे जिनकी आंखें भी रेड रंग से चमक रही थी। देखो श्योर, मतलब तुम्हें पता ही होगा ना मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर मतलब हाई रैंक्स होता है, तो क्योंकि मैं अपने शहर की हाई रैंक डॉक्टर हूँ, मतलब 2 स्टार 3 स्टार यहाँ पे हाई रैंक होता है, तो मैं 2 स्टार डॉक्टर हूँ। और अगर तुम कभी लेवल अप करके 2 स्टार सिटी जाते हो तो तुम्हें एक मौका दिया जाता है वहाँ से वापस आने का। तुम वहाँ से करीब 10 दिन के लिए यहाँ आ सकते हो 2 स्टार सिटी से, और 2 स्टार सिटी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग रहते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जहाँ पर उनके पास ये सारी चीज़ें होना आम बात है। कुछ समय पहले फाइटर लेवल्स के लोग 2 स्टार सिटी से यहाँ आए थे ताकि वो कुछ हमें बेच सके, और हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें उनसे ख़रीदना होता है, जैसे कुछ केमिकल्स, कुछ जड़ी बूटियाँ जिससे हम केमिकल्स बनाते हैं, और भी बहुत कुछ। उसमें से एक ये था। वैसे ये बहुत महंगा है श्योर, भले ही जब तुम 2 स्टार सिटी चले जाओगे तो वहाँ पर इसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन शायद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महंगा है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये 2 स्टार सिटी का है या 3 स्टार सिटी का, क्योंकि वो जो फाइटर था वो 3 स्टार सिटी जाने वाला था, और वहाँ जाने से पहले वो अपनी पुरानी चीज़ें यहाँ बेचने आया था, क्योंकि वहाँ 3 स्टार सिटी जाने के बाद ये सब कौड़ी के भाव मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए उससे जाने से पहले बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए वो यहाँ आ गया था, और उसने ये सारे सामान मुझसे बेच दिए थे, मुझे बेचे थे और मेरे टीम मेंबर्स को बेचे थे। डॉक्टर अनन्या श्योर को देखते हुए कहती है, अच्छा। श्योर मन ही मन हाँ कहता है। उसके बाद वो अपनी बहन को गले लगा लेता है। थैंक यू दीदी, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। श्योर अपनी बहन को जैसे ही गले लगाता है, अनन्या के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और फिर मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे गले इसलिए लगा रहे हो ना, ताकि तुम्हें ये ना बताना पड़े कि तुम ये दवाई किसके लिए और क्यों ले जा रहे हो, और तुम किस पे इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, इतना क्या कर। अनन्या श्योर के सिर पे हाथ थपथपाती है, और फिर
अनन्या वहाँ से चली जाती है। देखो याद से स्कूल चले जाना। अनन्या शौर्य को देखते हुए कहती है, पर दीदी आज तो छुट्टी है ना। शौर्य की बात को सुनने के बाद अनन्या कुछ सोचती है और फिर ठीक है तो घर में ही रहना, बाहर ज़्यादा घूमने मत जाना। अनन्या शौर्य को कहती है। उसके बाद शौर्य भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और फिर अनन्या वहाँ से चली जाती है। तभी शौर्य उस इंजेक्शन को देखता है और उसे संभाल कर अपने रूम में रख लेता है। फिर शौर्य तेजी से बिस्तर पर जाता है और वहाँ सोने लगता है, क्योंकि शौर्य करीब 2 दिन से सोया ही नहीं था। शौर्य जैसे ही सोने वाला था इतने में ही शौर्य को कुछ महसूस होता है। शौर्य के मुंह पे एक जोर की हवा आती है और शौर्य को बहुत गंदी बदबू भी आना शुरू हो जाती है। शौर्य जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उससे अपने सामने वेलोसिराप्टर डायनासोर दिखता है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी नाक से शौर्य को सूंघने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नाकों की बदबू की वजह से शौर्य की जो नींद खराब हुई थी शौर्य ही जानता था। शौर्य जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा तो तुम ठीक हो गए, वैसे देखने में पहले से ज़्यादा फुर्तीले लग रहे हो। शौर्य उस वेलोसिराप्टर डायनासोर को देखते हुए कहता, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है? ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। ये पूरी जगह अलग क्यों है? वो डायनासोर चारों बगल देखते हुए सोचता है। तभी शौर्य के कंधे पे उसका मोटा कीड़ा आ जाता है और वो बिस्तर पे लोटपोट होने लगता है। देखो वेलोसिराप्टर, तुम्हें समय के साथ साथ पता चल जाएगा कि हम कहाँ आते हैं और कब कहाँ रहते हैं, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा समय के साथ साथ, तो तुम्हें वो सब मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताओ, मतलब जब तुम मरने वाले थे तो तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया, मतलब मेरे साथ आने का? शौर्य वेलोसिराप्टर से कहता है, तुम्हारी उम्र कितनी है शौर्य? वेलोसिराप्टर शौर्य से कहता है, मेरी उम्र, मैं 15 साल का होने वाला हूँ। शौर्य वेलोसिराप्टर से कहता है, मैं कम से कम 18 साल का हूँ और मैंने भी न्यूरो को जनरेट कर लिया है। वेलोसिराप्टर की इस बात को सुनने के बाद शौर्य एक पल वेलोसिराप्टर को ही देखते रहता। तुम मतलब 17-18 साल के हो और तुमने न्यूरो कोड जनरेट किया, और जहाँ तक मुझे पता है न्यूरो कोड मॉन्स्टर्स भी कम से कम 30 साल के बाद ही जनरेट कर सकते हैं, मुझे इतना पता है। लेकिन तुमने 17 साल में ही न्यूरो कोड जनरेट किया, मतलब तुम काबिल तो हो। वैसे तुम्हारा न्यूरो कोड किस लेवल का है? शौर्य वेलोसिराप्टर से कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तुम इंसानों जैसे मेरे पास चीज़ें नहीं है जिससे मैं अपने लेवल्स को जांच सकूं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। वेलोसिराप्टर की बात को सुनने के बाद शौर्य फिर से सोच में पड़ जाता है। खून बहाना पड़ता है मतलब? शौर्य की इस बात को सुनने के बाद वो मोटा कीड़ा अपने जगह पे ठीक से बैठता है और फिर, तुम जिस कबीले गए थे, अगर तुम वहाँ पर अपनी पावर को जांचने के लिए पावर जांची रूम में जाते तो वहाँ पर तुम्हारा खून लिया जाता, वो भी एक बोतल। उसके बाद तुम्हारी पावर को जांचा जाता कि तुम्हारी कितनी पावर है, तुम्हारा न्यूरो कोड का कितना पावर है, तब तुम जांच सकते थे। शौर्य जैसे ये बात सुनता है वो शौक रह जाता है। बाबा रे बाबा, अच्छा हुआ मैंने अपने पावर को नहीं जांचा, क्योंकि मुझे किसी को भी ये नहीं बताना कि मेरे पास न्यूरो कोड है। वैसे मैं अब भी जांच सकता हूँ कि मेरी पावर कितनी है और मेरे न्यूरो कोड की पावर कितनी है। शौर्य वेलोसिराप्टर को देखते हुए कहता, नहीं, मुझे अपना खून बर्बाद नहीं करना है। वेलोसिराप्टर शौर्य को कहता, अरे नहीं, खून बर्बाद नहीं होगा, चलो मेरे साथ। शौर्य इतना कहकर वेलोसिराप्टर और उस मोटे कीड़े के साथ अपनी बहन के रूम में चले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए थे, बहुत सारे इंजेक्शन रखे हुए थे। शौर्य उनमें से एक इक्विपमेंट के पास जाता है जिसके बारे में शौर्य ने पढ़ रखा था। देखो, हमें बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और ये हमारे न्यूरो कोड से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे न्यूरो कोड का लेवल बता देगा और मेरे न्यूरो कोड में कौन कौन रहते हैं वो भी बता देगा। शौर्य इतना कहकर अपने हाथ को उस मशीन के ऊपर रख देता है। शौर्य जैसे ही ये करता है, शौर्य का पूरा हाथ एक अजीब सा मशीन ऊपर से आके कवर कर लेता है और शौर्य अपने न्यूरो कोड को अब अच्छे से देख पा रहा था। देखा, इतना आसान है, मेरा न्यूरो कोड यहाँ दिख रहा है। मेरे न्यूरो कोड में कौन कौन है? नहीं, सफ़ेद रोशनी के अलावा कुछ नहीं है। शौर्य इतना कहकर न्यूरो कोड को देखते रहता है। इतना ही में शौर्य न्यूरो कोड के अंदर कुछ नोटिस करता है। मोटा कीड़ा न्यूरो कोड के अंदर जाकर डांस कर रहा था। मोटे कीड़े की इस हरकत को देखने के बाद वेलोसिराप्टर और शौर्य एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो लोग उस मोटे कीड़े का डांस को देखते हैं और फिर वो मोटा कीड़ा बाहर आता है। क्या तुमने मुझे देखा न्यूरो कोड के अंदर? वो मोटा कीड़ा शौर्य और वेलोसिराप्टर से कहता है। उसके बाद वो दोनों अपने गर्दन को हाँ में हिला देते हैं।
अब तेरी बारी है, जा तू भी जाके डांस कर, मैं तुझे देखूंगा। वो मोटा कीड़ा बच्चों जैसी बातें कर रहा था, जिसके कारण श्योर और वेनस अडैप्टर उसे देखकर हंसने लगते हैं। हाँ हाँ हाफो, मैंने न्यूरो को जनरेट नहीं किया मतलब मैं बच्चा हूँ? हाँ। दूसरी तरफ श्योर अब अपना लेवल जांचने में लगा हुआ था। ठीक है, देखते हैं कितना लेवल है मेरा। मेरे न्यूरो का लेवल है, तभी मशीन के अंदर से आवाज़ आती है, न्यूरो कोर लेवल 3 लेवल। श्योर जैसे ही ये सब देखता है वो अपनी जगह पे जमा रह जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड दिखने लगता है। वेनस अडैप्टर वो मोटा कीड़ा भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड दिख रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है अगर कोई न्यूरो कोड जनरेट करे तो उसे लेवल 1 से स्टार्ट करना होता है ना? वेनस अडैप्टर श्योर को देखते हुए कहता है, हाँ मैंने भी न्यूरो कोड 3-4 दिन पहले ही जनरेट किया, तो फिर लेवल 3 कैसे? श्योर को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद श्योर सब कुछ छोड़कर अपने हाथ को हटाता है और फिर वेनस अडैप्टर का हाथ उस मशीन के ऊपर रखने देता है।